तो आज की क्लास बेसिकली हम लोगों ने कॉल की है एंड बीच में बहुत गैप आ जाता है, इसलिए मैंने बोला यार अब से ईयरली पास पेपर हमें शुरू करना चाहिए। तो पहला पेपर, द लेटेस्ट वन पेपर हमारे पास है कौन सा बेटा? फरवरी मार्च 2025 एंड दिस इज P12। तो ये सबसे लेटेस्ट पेपर है अभी तक हमारे पास। सही बेटा। और इस लेटेस्ट पेपर में हमारे पास सिनेरियो ये है कि बेटा ये 1 hour 15 minutes का पेपर है। 9702 P12 फरवरी मार्च 125। 40 मार्क्स का पेपर है। तमाम क्वेश्चन आंसर करने हैं एंड हम लोगों को क्वेश्चंस बबल शीट में मार्क करने हैं। तो वी विल मेक श्योर कि हम जो बबल शीट यूज कर रहे हैं उसको सारे क्वेश्चन एंड में मार्क ना करें। सही है। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को हमें मार्क करना चाहिए। ठीक है। मतलब शुरू के 10 क्वेश्चन हो गए, उन्हें मार्क कर दिया बबल शीट में। ठीक है। के बाद 11 till 20 क्वेश्चन हो गए, उसे बबल शीट में मार्क कर दिया। 21 till 30 को बबल शीट में मार्क कर दिया। 31 till 40 को बबल शीट में मार्क कर दिया। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम टाइम मैनेजमेंट में बच्चा प्रॉब्लम कर देता है एंड उसकी वजह से होता क्या है बेटा, अगर आपने सारे के सारे एमसीक्यू सही भी किए हैं और टाइम मैनेजमेंट की वजह से आप सारे एमसीक्यू टाइम पे अटेम्प्ट नहीं, आई मीन बबल आउट नहीं कर पाए हैं, बबल शीट पे मार्क नहीं कर पाए हैं, तो फिर क्या फायदा उसका। तो सेफ साइड खेलिए। ठीक है बेटा। मेक श्योर आपके पेपर में 16 पेजेस हों और 16 में से किसी भी पेज में मिस प्रिंटिंग ना हो। अगर है ऐसा कोई पेज मिसिंग है, मिस प्रिंटिंग हुई भी है, तो फौरन आपको इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करना है। चले, ये कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं जो कि हमें अवेलेबल होते हैं एएस के पेपर में। कुछ फॉर्मूलाएं हैं बट वी कांट रिलाई ऑन फॉर्मूला, देयर आर लॉट ऑफ फॉर्मूला है। ठीक है। मैंने आप लोगों को एक जो रिव्यू बुक दी हुई है उसमें सारे फॉर्मूला मैंने मेंशन किए हैं। चले बेटा शुरू करते हैं। बेटा हमारे पास पहला सवाल पूछा जा रहा है, कौन सी क्वांटिटी है यहाँ पे जो स्केलर क्वांटिटी। ठीक है भाई। कौन सी क्वांटिटी है यहाँ पे जो स्केलर क्वांटिटी है? तो स्केलर क्वांटिटी में हमारे पास क्या आता है? फोर्स वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, मोमेंटम वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है। बचता सिर्फ क्या है? वर्क विच इज द स्केलर क्वांटिटी। सही है। तो 1 is A। नेक्स्ट हमारे पास सिनेरियो क्या है बेटा? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सिस्टमैटिक एरर इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? बेटा सिस्टमैटिक एरर में क्या सिनेरियो होता है? तो अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था सिस्टमैटिक एरर की वैल्यू क्या होती है, रफली कांस्टेंट होती है। सही है बेटा। और ये पॉइंट्स को स्कैटर नहीं करवाता, रैंडम एरर पॉइंट को ट्रू वैल्यू के अबाउट स्कैटर करवाता। सही है। इट्स इट लिमिट द प्रिसिशन ऑफ द मेजर्ड वैल्यू। प्रिसिशन नो बेटा, इट लिमिट्स द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑब्टेन्ड इन अ रिपीटेड मेजरमेंट। रिपीटेड मेजरमेंट में इसकी वैल्यू रफली कांस्टेंट होगी तो रेंज ऑफ वैल्यूज नहीं आएंगे आपके पास। इट रिजल्ट इन रिपीटेड मेजरमेंट्स हैविंग डिफरेंट वैल्यूज फ्रॉम ईच अदर। नो, क्योंकि एरर रफली कांस्टेंट है तो वैल्यूज भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट आना चाहिए। एंड फाइनली इट रिजल्ट्स इन द मेजरमेंट measured value being different from the correct value। ये हो सकता है, मतलब जो मेजर्ड वैल्यू है वो एरर के साथ ट्रू वैल्यू से डिफरेंट होगी। सही है बेटा। दैट इज हमारा आंसर है बी। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा, कार इज एक्सेलरेटेड बाय अ कांस्टेंट रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। जिंदगी आसान होगी अगर आप चीजों को लेबल करके चले। सही है। क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने होंगी। फॉर this much time, the variation of time to the velocity in centimeter per second of a car is shown। okay, सेंटीमीटर पर सेकंड, मेक श्योर ये सेंटीमीटर पर सेकंड को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें। चलो बेटा, व्हाट इज द मैथ ऑफ द कार। ओके, तो मुझे रिजल्टेंट फोर्स पता है, टाइम पता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पता है जिससे हम एक्सेलरेशन निकाल दें। ये तो आसान है। ये देखिए बेटा, पहले आप क्या करो, एक्सेलरेशन निकाल लो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ग्रेडियंट ले लेते हैं बेटा, एक ये वाला पॉइंट उठा लेते हैं, एक ये वाला पॉइंट उठा लेते हैं। ठीक है बेटा। तो 150 -30, क्योंकि सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक्स1 - 2 लगा है, ओवर टाइम 5। तो ये हो जाएगा बेटा 0.24। तो एक्सलेशन आ रही है 0.24। सही है बेटा। देन सिग्मा एफ इक्वल टू
एम ए। तो ए क्या हो जाएगा, सॉरी एम क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ अपॉन ए, 300 डिवाइड बाय 0.24, 1250, जो कि दो सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ होके क्या हो जाएगा, 13। सही बेटा, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा। चेंज इन मोमेंटम से भी कर सकते थे बिल्कुल। चलो, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हमारे पास है एन एयरक्राफ्ट इनिशियली स्टेशनरी ऑन अ रनवे टेक्स ऑफ विद स्पीड दिस इन अ डिस्टेंस ऑफ मोर देन 1.2 किलोमीटर। बेटा इनिशियल स्पीड हमें क्या बोली हुई है, 0, ये फाइनल स्पीड है और ये डिस्टेंस है। बोल रहा है व्हाट इज द मिनिमम कांस्टेंट एक्सीलरेशन। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन याद आती है भाई, थर्ड। विच इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या कह रहे हैं, सर वो वी स्क्वायर माइनस थर्ड। यू स्क्वायर वाली। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सही है। तो आप कह रहे हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास सामने आ रही है। ठीक, अच्छा, एक मिनट रुकिएगा, ये सेट वाला जो सिनेरियो है, सेट सेट अप मेरे ख्याल से, देखते हैं क्या आ रहा है। है, यहाँ पे मुझे आपकी दिख रही है चौथ, मैं कुछ मिनट आगे देख रही हूँ, कॉपी हो रहा है। somebody send a message on, बल्कि मैं ही कर देता हूँ, आ जाए। परफेक्ट, सही है, कूल हो गया। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं बेटा। तो अब हमें क्या करना है, ये देखो, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सही है, हमें निकालना है ए, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। नाउ वी हमारे पास किलोमीटर पर आवर में है, पहले इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। इस तरह कन्वर्ट करेंगे हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। बेटा 23.61, सही है, ये 0 है, इनिशियल वेलोसिटी एन टू एस 1.2 किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा वो हमारे पास 1200। सही है, तो इन दैट वे क्या आंसर आएगा बेटा, 0.232, यानी आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, ए। कूल, चले बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। और अब हमारे पास सिनेरियो है क्वेश्चन 5। बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट को फायर किया गया है,
upward from a horizontal ground. Okay. The initial velocity of 20 meter per second and an angle of 45 degrees to the horizontal. Air resistance is negligible. बोल रहे हैं क्या स्टेटमेंट होगा speed of the object after it is fired immediately before it reaches the ground. Okay, ये बात हो रही है प्रोजेक्टाइल and we know that प्रोजेक्टाइल में हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है और जीरो नहीं होती। यानी अगर मैं यहाँ पे बोलूं तो इस तरह हमारा प्रोजेक्टाइल है, तो यहाँ पे हमारे पास बोला गया है 20 मीटर पर सेकंड, जिसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है। बट यहाँ पर एक्स एक्सिस की वेलोसिटी है, वाई एक्सिस की वेलोसिटी नहीं है, और यहाँ एक्स एक्सिस की वेलोसिटी है, वाई एक्सिस की वेलोसिटी भी है। यानी कहीं पे भी हमारे पास वैल्यू मैक्सिमम हाइट पे भी जीरो नहीं होगी अलॉन्ग एक्स एक्सिस। सही बेटा, तो पढ़ते हैं इट। अच्छा, अगर वो बोल रहा है नेग्लिजिबल एयर रेजिस्टेंस, तो बेटा नेग्लिजिबल एयर रेजिस्टेंस में हमारे पास सिनेरियो क्या होगा बेटा कि जितनी स्पीड हमारे पास यहाँ है उतनी स्पीड यहाँ हो। रिजल्टेंट स्पीड की बात कर रहा हूँ, सही बेटा, तो दोनों की रिजल्टेंट स्पीड बराबर होगी। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द speed of object after it is fired until immediately it before reaches the ground. Okay, its speed decreases to a value greater than zero and then increases. हाँ, यहाँ पे देखो वैल्यू कम होगी और यहाँ पे सिर्फ कौन सी वेलोसिटी होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, which won't be zero. सही है, and then increases to what 20 मीटर पर सेकंड। तो ये मुझे सही लग रहा है, बट बाकी ऑप्शन भी पढ़ते हैं। इट स्पीड डिक्रीजेस टू a value greater than zero then increases to a value greater than 20 मीटर पर सेकंड। नहीं बेटा, ये वाली बात हमारी जो पहले हमने बात की है उसको जस्टिफाई नहीं कर, सही है। हमारी दोनों तरफ अगर नेग्लिजिबल स्पीड है तो दोनों हाइट पे स्पीड जो है वो सेम होनी चाहिए, रिजल्टेंट स्पीड। सही है, दैट इज नॉट करेक्ट। स्पीड डिक्रीजेस टू जीरो, जीरो तो होगी ही नहीं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है अलोंग एट मैक्सिमम हाइट, तो स्पीड जीरो नहीं होगी, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्पीड हर हाल में होगी। तो हमारा आंसर है बेटा यहाँ पर ए। ठीक है Sir, can you explain statement A again? बेटा, स्टेटमेंट ए में हमसे बोला जा रहा है कि इसकी स्पीड डिक्रीज होगी बट जीरो के बराबर नहीं होगी, क्योंकि जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच रही है तो हमारे पास वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस तो हर हाल में होगी, क्योंकि पूरे प्रोजेक्टाइल में कांस्टेंट रहती है। सही है, तो जीरो नहीं होगी। एंड देन यहां से यहाँ एक्सेलरेट होगी, तब तक जब तक स्पीड 20 मीटर पर सेकंड नहीं हो जाए। सही है, Thank you, sir. समझ आ गया। बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ विच स्टेटमेंट अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज करेक्ट? ओके, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द टोटल मोमेंटम एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी। कहीं नहीं बोला ये इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी बराबर होते हैं बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। ठीक है, मोमेंटम भी कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है। सही है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, तो ये वाला नहीं है। दूसरा हमसे क्या बोला गया बेटा, टोटल मोमेंटम इज कंजर्व ओनली इन इलास्टिक कोलिजन। नहीं बेटा, मोमेंटम तो इन इलास्टिक कोलिजन में भी कंजर्व है। सही है। नेक्स्ट हमसे क्या बोला गया है, द टोटल मोमेंटम इज कंजर्व प्रोवाइडेड दैट नो एक्सटर्नल फोर्स इज यूज्ड। यही तो स्टेटमेंट है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। द टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स कंजर्व अंडर आइसोलेटेड कंडीशन when no external force is applied. Okay बेटा, and then the total momentum of each object in the system is the product of mass and velocity. ये तो सिंगल मोमेंटम की बात हो गई, तो दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। दैट इज ऑफ हमने सिक्स का सी कंसिडर किया। ओके, ऑब्जेक्ट पी एंड क्यू form an isolated system. Object P has a mass this and speed this. तो बेटा ऑब्जेक्ट P का मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी, यानी 18 न्यूटन प्रति। ठीक है, नेक्स्ट हमसे क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट Q has mass this and moving with speed this at an angle of 35 degrees to the power of P. Okay, object P and Q collide and stick together.
टकराएंगे और टकरा के आपस में ज्वाइन हो जाएंगे. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द फाइनल मोमेंटम ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट in the direction of P? बेटा P कौन सी डायरेक्शन है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. दैट मींस वी आर इंटरेस्टेड इन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एक्स एक्सिस. सही बेटा. तो अब देखो, सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इनका जनरल डिस्कशन कर लूंगा. बेटा मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी. यानी 4.2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा? 8.4. सही है. अब इसके कंपोनेंट को ब्रेक डाउन करो. ये एक कंपोनेंट, ये दूसरा कंपोनेंट. जहां से एंगल बनता है वो कॉस का फंक्शन होता है, तो ये 8.4 कॉस 35 हो जाएगा. सही है बेटा. तो बिफोर कोलिजन हमारे पास जो मोमेंटम था वही मोमेंटम आफ्टर कोलिजन भी होगा. तो बिफोर कोलिजन क्या मोमेंटम है? ऑब्जेक्ट पी का है 18 एंड ऑब्जेक्ट यू का है 8.4 कॉस 35. वही आफ्टर कोलिजन होगा एक्स एक्सिस में. सही है. तो बेटा ये और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो मैं इसके साथ लगा रहा हूँ माइनस. सही बेटा. तो क्या होगा? 18 माइनस 8.4 कॉस 35. 11.11. ठीक है. एंड दैट इज हमारा आंसर बनता है क्या? B. ठीक है बेटा. तो जो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन अलोंग एक्स एक्सिस है वही टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन अलोंग एक्स एक्सिस होगा. दैट इज हाउ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैन बी. ठीक है बेटा. उसके बाद 18. अच्छा, उसका 18 बताया गया. चलो, तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है. चलो आगे बढ़ते हैं. एस्ट्रोनॉट ऑफ mass m in a spacecraft experiences gravitational force mg when stationary on a launch pad. भाई जब एयरक्राफ्ट लॉन्च पैड पे मौजूद है तब हमारे पास इसका आंसर 8.4 और 4.2. बेटा मल्टीप्लाई करोगे ना, कहा मैथ इंटू वेलोसिटी 8.4 होगा. सही है था ना. तो क्या बोल रहे हैं बेटा? व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द एस्ट्रोनॉट व्हेन द spacecraft is launched vertically upward with an acceleration of 0.2 मीटर पर सेकंड, 0.2 g. अच्छा पहले तो मैं आपको बताऊं बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो प्लेनेट की होती है. सही है. और प्लेनेट की ग्रेविटी क्या है? कांस्टेंट. सही है. तो इसका मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स एस्ट्रोनॉट एक्सपीरियंस कर रहा है ड्यू टू ग्रेविटी वो भी कांस्टेंट होगी. सही है. और उस कांस्टेंट की वैल्यू वही होगी जो पहले वैल्यू थी एफ इक्वल टू एम जी. तो बी आंसर होना चाहिए. ठीक है बेटा. ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास एस्ट्रोनॉट की ना होने के बराबर है प्लेनेट के मुकाबले में, तो चलेगी प्लेनेट. सही है बेटा. तो प्लेनेट के मुताबिक हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स वही होगी क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ में चेंज नहीं आया, मास ऑफ द एस्ट्रोनॉट में चेंज नहीं आया, तो वही है. नाउ बेटा अब सुनो यहाँ पे क्या कह रहे हैं. द डायग्राम शोज चाइल्ड x of mass 20 kg and child y of mass 15 kg seated on uniform plank. ओके बेटा, दोनों बच्चों का मास 20 किलो 15 किलो बताया हुआ है, यूनिफॉर्म प्लैंक पे बैठे हुए. ओके. द मास ऑफ द प्लैंक इज 7 kg एंड मिड पॉइंट. तो बेटा यूनिफॉर्म बोला है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा? सेंटर में. ठीक है बेटा. एंड पिवट मिड पॉइंट पर यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां है वहीं पर हमारे पास वेट लाई कर रहा है प्लैंक का. नाउ द प्लैंक इज हॉरिजॉन्टल एंड इन इक्विलिब्रियम. व्हिच स्टेटमेंट अबाउट द वेट ऑफ द प्लैंक इज करेक्ट? वेट ऑफ द प्लैंक के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है? वेट ऑफ द प्लैंक कैन बी कंसीडर्ड टू बी एक्टिंग एट इट्स मिड पॉइंट. ये तो बात क्लियर ही हो गई. ठीक है. हमने बोला है पिवट मिड पॉइंट पर है और यूनिफॉर्म का मतलब है सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पे. तो जहां पिवट है वहीं वेट एक्ट कर रहा है. वालेकुम अस्सलाम अदिया. हाँ भाई लेट क्यों हो गई?
तो ए आंसर होना चाहिए, लेकिन बाकी ऑप्शन भी पढ़ें, कोई भी ऑप्शन अनरीड नहीं छोड़िएगा। वेट ऑफ द प्लैंक इज कॉजिंग द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, नहीं बेटा, पिवट पे लगने वाला कोई भी मोमेंट, कोई भी फोर्स मोमेंट प्रोड्यूस कभी नहीं करवा। weight of the plank is causing any a clockwise movement, not possible, and weight of the plank is equal to the force on the plank from the pivot. नहीं, वो जो pivot plank पे फोर्स लगा रहा है ना, वो इन दोनों की फोर्सेस के ऊपर भी डिपेंड कर रहा हो। ठीक है बेटा, मतलब तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स लग रही है ना, इसका 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 तीनों का सम, वो यहाँ ऊपर लग रहा हो। सही है, दैट इज हाउ फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वैलिड हो पाएगी। चलो, an object is fully immersed in a liquid. The student determines the ratio of upthrust acting on the object multiplied by weight. बेटा upthrust का फॉर्मूला क्या होता है? रो जी ई। माइंड दैट की डेंसिटी किसकी होती है? लिक्विड। सही बेटा, और ये क्या है बेटा? W, that is weight, which single change would double the value of this ratio. बेटा ये रेशियो डबल कब होगा? जब न्यूमरेटर डबल हो जाए या जब डिनोमिनेटर हाफ हो जाए। सही बेटा, न्यूमरेटर डबल या फिर डिनोमिनेटर हाफ। चलो देखते हैं। ओके, यूज द डिफरेंट लिक्विड दैट हैज ट्वाइस डेंसिटी। ओके, डेंसिटी डबल कर रहे हैं, तो डेंसिटी अगर डबल होगी तो न्यूमरेटर डबल होगा, यानी रेशियो डबल होगा, एंड द सेम वॉल्यूम एज ओरिजिनल लिक्विड। मेक सेंस? मतलब वॉल्यूम सेम है, ग्रेविटी तो है ही कांस्टेंट, वेट को इसने छेड़ा ही नहीं है, तो बेटा ये तीनों चीजें कांस्टेंट कर दी उसने। सही है, बोले डेंसिटी ऑफ द लिक्विड डबल कर दो, तो पूरा रेशियो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। दिस मेक सेंस, दिस इज आवर आंसर। लेकिन आगे की है, द डिफरेंट लिक्विड दैट हैज हाफ द वॉल्यूम। नो बेटा, हाफ द वॉल्यूम से तो काम नहीं चलेगा, न्यूमरेटर हाफ हो जाएगा, न्यूमरेटर को तो डबल होना चाहिए, रेशियो को डबल होना चाहिए। सही है, use different object that has twice density of and the same volume as original object। यहाँ पे ये मसला कर दिया। मैंने क्या बोला है? डेंसिटी किसकी होती है बेटा? डेंसिटी होती है हमारे पास लिक्विड। सही है, तो इसने ऑब्जेक्ट की बात की है, जबकि ऊपर किसकी बात हो रही थी? डेंसिटी ऑफ लिक्विड की बात हो रही थी। सही है, तो ये गलत हो गया। ट्वाइस वॉल्यूम एंड सेम डेंसिटी एज ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। ओके, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड ही नहीं है बेटा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड ऑफ रिक्वायर्ड। सही है, तो इन दैट वे घूम फिर के हमारे पास आंसर ए ही बन रहा है। उदैवा क्या समझ में नहीं आया? अनम्यूट करो खुद को। ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन ए में उसने क्या बोला है? मैंने आपको बताया, अपथरस होती है रो जी बी, रो में जो डेंसिटी है वो लिक्विड की होती है, तो उसने क्या बोला है? यूज डिफरेंट लिक्विड दैट हैज ट्वाइस डेंसिटी। सही है, जबकि सी में क्या बोला है? डिफरेंट ऑब्जेक्ट दैट हैज ट्वाइस डेंसिटी। मैंने पहले ही बताया ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। सही है बेटा, तो इस वजह से ए हमने चूज किया है। अब क्लियर है? मुझे ऑप्शन सी डी समझ नहीं आया, डेंसिटी ट्वाइस क्यों होगी? बेटा कंडीशन तो पढ़ो, डबल आपको रेशियो चाहिए ना, तो रेशियो डबल करने के लिए या तो डिनोमिनेटर डबल हो जाए, या तो न्यूमरेटर डबल हो जाए, या तो डिनोमिनेटर हाफ हो जाए, कोई एक काम है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को तो वो छेड़ ही नहीं रहे, न्यूमरेटर को कर रहे हैं। कहा सी और डी समझ नहीं आया। सी हमने गलत इसलिए कहा है क्योंकि अगर वॉल्यूम हाफ होती है बेटा, तो ये तो हमारे पास हाफ हो जाएगा, हमें डबल चाहिए, इसलिए सी गलत है, सॉरी बी गलत है कहा। और दूसरी बात अगर हम कहें कि सी क्यों गलत है, तो वो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी की बात कर रहा है, जबकि मैंने बोला है यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड होती है। सही है, कहा। चलो, नाउ shop sign weighing 75 Newton hangs from the frame attached vertically. The frame consists of horizontal rod XY and a rod YZ at an angle of 30 degrees to the horizon. The rod XY is attached
by the to the wall by hinge X and has a length 0.5 meter. Assume that the weights of the rods are negligible. Okay. बोला what is the horizontal force exerted by the wall on the rod. Okay. तो बेटा एक काम करो, पहले आप इसको कंपोनेंट में ब्रेक डाउन करो. तो क्या होगा बेटा, ये कंपोनेंट हो गया इसका और ये दूसरा कंपोनेंट हो गया. हमने क्या बोला बेटा, ये हो जाएगा टी टाइम 30 और जहां ट्रायंगल बनता है वो टी कॉस 30 हो जाएगा. सही है. नाउ बेटा और एक वेट ये है, सही है. तो एक वेट ये है देखिए क्या है हमारे पास 75 न्यूटन. सही है. तो मोमेंट तो एक ही दो ही प्रोड्यूस करवा रहे हैं हमारे पास. ये वाला करवा रहा है क्या, क्लॉकवाइज मूवमेंट, और ये वाला करवा रहा है बेटा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट लगाओ. सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर हो जाएगा सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. तो क्लॉकवाइज मूवमेंट है 75 और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है बेटा, कोर से पिवट तक का फासला 0.5. सही है. देन एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है टी साइन 30 और इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 0.5. बेटा 0.5 से 0.5 कर दीजिए. तो 75 डिवाइड बाय साइन 30. साइन 30 होता है 0.5. तो आंसर क्या आ गया 150 होता है. नाउ यू नो टेंशन. सही है. अब अगर आपको टेंशन पता है तो आप क्या करोगे बेटा, आप टी कॉस 30 की वैल्यू निकालो क्योंकि उसने क्या बोला है हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालनी है. तो टी पता है 150, कॉस 30 होता है 0.866. बेटा 129.9 आ रहा है यानी 130. तो आंसर आपके पास क्या हो गया T. अच्छा जी, क्या बोल रहे हो बेटा, सर अगर डी में ओरिजिनल लिक्विड होता तो डी भी करेक्ट हो सकता था ना. बेटा डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं ना, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. सही है. क्योंकि अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज हुआ तो इसका मास चेंज होगा, नीचे वाली डिनोमिनेटर में फर्क आ जाए. सही है सर. सर वेट में डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट होती है एज इन, यस बेटा वेट में डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगी. ठीक है. अच्छा जी सर, हम वर्टिकल कंपोनेंट को इक्वेट करके टी निकाल सकते हैं. हाँ वही किया है बेटा. देखो सर समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया बेटा गदीर. देखो इट वुड बी वेरी इजी फॉर मी अगर आप अपना सवाल स्पेसिफाइड करेंगे. तो समझ नहीं आया, ये तो बहुत ही वेग स्टेटमेंट है. सही है. स्पेसिफिक सवाल पूछें, यू हैव द राइट टू ओपन योर माइक्रोफोन, डायरेक्ट सवाल करें. क्या समझ नहीं आया. सर क्वेश्चन 11 मतलब जो शुरू का पार्ट है वो समझ आया, लेकिन आपने जब 2 cos 30 किया वो मुझे समझ नहीं आया. बेटा देखो ये वाला पार्ट तो समझ में आ गया ना, इन दोनों को इक्वेट क्यों किया. जी सर जी. ओके. अब सुनो वो क्या बोला है, हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालो. तो हॉरिजॉन्टल फोर्स तो एक ही है ये. सही है. अब टी मुझे ऑलरेडी जी पता है और कॉस 30 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर ये आ गया. सही है. तो सिर्फ एक ही हॉरिजॉन्टल फोर्स है, उसको निकालने के लिए हम लोगों ने टी कॉस 30 का इस्तेमाल किया. समझिए बेटा. थैंक यू सर. जी थैंक यू. सर इन फॉर्मूला ऑफ रो जी एच वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड. बेटा वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है. Okay, the student takes measurement to calculate the density of liquid in a beaker. Okay, height of the liquid given है, internal diameter given है, mass given है, बोला percentage uncertainty of the density क्या है. बेटा हमेशा uncertainty के सवालात में मैंने आपको प्रूफर किया है कि आपने सबसे पहले निकालना है सिंप्लीफाइड फॉर्म. कैसे निकालेंगे सिंप्लीफाइड फॉर्मूला, देखो डेंसिटी होती है मास ओवर वॉल्यूम. सही है. तो वॉल्यूम क्या होगी हमारे पास यहाँ पर, वॉल्यूम होगी यहाँ पे ए इंटू एच यानी क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू हाइट. क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा इन टर्म्स ऑफ डायमीटर पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एच. यानी फॉर्मूला ओवरऑल बन गया 4m अपॉन
बाय डी स्क्वायर एच, ये मेरा सिंप्लीफाइड फॉर्मूला। अब जो भी काम होगा वो इस सिंप्लीफाइड फॉर्मूला के थ्रू ही होगा। सही बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डेंसिटी क्या होगी बेटा? परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मास प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डायमीटर, स्क्वायर का फैक्टर है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन हाइट। सही है बेटा। एंड गिवन भी देखो हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी दी है। सही है बेटा। तो क्या होगा बेटा? परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मैथ 10% प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डायमीटर है 3 प्लस हाइट है 2। ओके, तो क्या हो जाएगा? 10 प्लस 6 प्लस 3, यानी 18% हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ रही है। तो इसका आंसर हो गया हमारे पास 12 का डी। चलो आगे बढ़ते हैं। The diagram shows uniform plank of length 44 मीटर and weight 300 न्यूटन। तो बेटा यूनिफॉर्म प्लैंक का वेट बिल्कुल सेंटर में क्या होगा? 300 न्यूटन। सही बेटा। नाउ द चाइल्ड ऑफ वेट 600 न्यूटन स्टैंड ऑन अ डिफरेंट पोजीशन ऑन द प्लैंक। ओके, अच्छा, बिफोर वी गो फर्दर मैं आपको बता दूं, अगर सेंटर में हमारे पास वेट ऑफ द प्लैंक 300 न्यूटन है तो इस 300 न्यूटन, does the examiner see rough working on the question paper 2? नहीं बेटा, सिर्फ बबल शीट देखता है दोनहरा। सही है। तो बेटा 300 न्यूटन के बारे में बात बता रहा हूँ। अगर मैं 300 न्यूटन का इफेक्ट एक्स और वाई पे देखूँ ना, तो बिल्कुल ये सेंटर में है ना, तो ये 300 न्यूटन यहाँ पर इक्वली अपेयर होगा। इधर 150 न्यूटन अपेयर होगा और इधर 150 न्यूटन अपेयर होगा। दैट इज हाउ 300 न्यूटन की वेट ऑफ द प्लैंक दोनों पे इक्वली एक्ट कर रही है। सही बेटा। नाउ अब क्या बोल रहे हैं? अब पर चाइल्ड वेट 600 न्यूटन स्टैंड ऑन डिफरेंट पोजिशन ऑन द प्लैंक। सही है। क्या बोल रहे हैं बेटा? The support at X exerts force vertically upward on the plank. Okay, what is the magnitude of F? बेटा एंड X पे जो फोर्स है उसे F बोल रहा है, तो बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ F क्या होगा when the child is standing at X and when the child is standing at Y? बेटा चाइल्ड का वेट है हमारे पास कितना? 600। तो जब चाइल्ड X पे खड़ा हुआ है तो टोटल फोर्स X पे कितनी लग रही है बेटा? ये देखो 600 और 150, टोटल कितनी हो जाएगी हमारे पास? 1, सॉरी 750 न्यूटन। एंड जब चाइल्ड वाई पे खड़ा हुआ है तो बेटा एक्स पे तो सिर्फ और सिर्फ फोर्स कौन सी लग रही है हमारे पास? 150 न्यूटन। ठीक है बेटा। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको समझाने की अर्थ पे सिनेरियो ये कर देता हूँ। ओके बेटा, ये देखो, जब हमारे पास चाइल्ड एक्स पे खड़ा हुआ है तो टोटल फोर्स कितनी हो रही है हमारे पास? 750 न्यूटन। और जब चाइल्ड हमारे पास वाई पे खड़ा हुआ है तो एक्स पे टोटल फोर्स कितनी है? 150 न्यूटन। सही बेटा। तो आप इसको इस तरह देखो, फोर्स व्हेन चाइल्ड इज एट एक्स 750 एंड फोर्स व्हेन चाइल्ड इज एट वाई 150। तो आंसर हमारे पास क्या बन रहा है बेटा? डी। ठीक है बेटा।
तो ये सवाल हम लोगों ने इस तरीके से अटेम्प्ट। सही है, कोई सवाल है तो पूछें, देन हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो ये अपवर्ड फोर्स जो बोल रहा है ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ना? बेटा अपवर्ड रिएक्शन फोर्स यहाँ पे एक्स पे जो अगेंस्ट द पिवट जो फोर्स लग रही है जैसे की बात है। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। विच रिलेशनशिप इज यूज टू ड्राइव द इक्वेशन। तो बेटा याद करो मैं कैसे ड्राइव करवाता था, वर्क अपॉन टाइम होती है पावर। सही है, अब वर्क क्या होता है, एफ इंटू डी अपॉन टी। तो डी अपॉन टी से हम क्या बनाते थे बेटा, वेलोसिटी। सही है, तो वेलोसिटी हमारे पास आ रही है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन, बोले क्या, विच रिलेशनशिप इज यूज्ड इन द डेरिवेशन ऑफ द इक्वेशन शोन। तो ये तो सामने आ गई हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम या वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बात एक ही है। सही है बेटा। सर 750 क्यों नहीं, वाई पे 750 क्यों होगी बेटा शहीद, वाई की फोर्स एफ पॉइंट एक्स की है। सही है, तो वो पूछ रहा है पॉइंट एक्स पे फोर्स क्या होगी जब बच्चा एक्स पे खड़ा हुआ है और जब बच्चा वाई पे खड़ा हुआ है। काइंडली मेक श्योर हम सवाल सॉल्व करने के बाद थोड़ा टाइम दे ताकि उसका क्वेरी हो सके। अब आगे बढ़ के पीछे जाना जो है ना, इट कॉस्ट टाइम। सही है, तो मैंने आपको टाइम दिया है, आप सवाल पूछे उस सवाल का जो हम सॉल्व करके बैठे हैं। आगे बढ़ जाएंगे तो फिर पीछे जाएंगे, टाइम ज्यादा लगे। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ बेटा, फिर दोबारा सुनो। एंड एक्स की फोर्स है एफ, तो पूछ रहा है एंड एक्स पे क्या फोर्स होगी जब बच्चा एक्स पे खड़ा हुआ है और जब बच्चा वाई पे खड़ा हुआ है। शहीर आपके सवाल का जवाब है, प्लीज एक्सप्लेन इन 3 वाई इज 150 न्यूटन। कहा, उसी चीज की बात वापस हो रही है बेटा। मैंने आपको क्या बताया है, वेट डाउनवर्ड है और सेंटर में है, तो वेट का इफेक्ट एक्स और वाई पे इक्वली डिवाइड होगा। यानी 150 इफेक्ट एक्स पे होगा और 150 वाई पर होगा। तो जब बच्चा यहाँ खड़ा हुआ है तो बच्चे का वेट तो इधर एक्ट कर रहा है, यानी एक्स पे सिर्फ कौन सी फोर्स है, 150 न्यूटन। ठीक है ताहा, कहा जावेद, सॉरी कहा जवाब। चलो, तो ये तो आसान सवाल था, क्वेश्चन 14 ये हमने कर लिया। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ क्या कह रहे हैं बेटा, द ब्लॉक इज रिलीव्ड, ब्लॉक को रिलीज किया गया है फ्रॉम रेस्ट। अब हमसे कह रहे हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्लोप इंक्लाइन टू द एंगल एट हॉरिजॉन्टल, द स्लोप हैज लेंथ एल, there are no resistive forces on the block. Okay, what is the speed of the block at the bottom of the slope? Okay, तो बेटा अब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है हर एक ऑप्शन में एल है, इसका मतलब मुझे इस लेंथ की जरूरत पड़ेगी। ठीक है बेटा, तो अब इस लेंथ को इंटीग्रेट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, काइनेटिक एनर्जी को वर्क के बराबर कर रहा हूँ, क्योंकि वर्क के यूनिट भी जूल होते हैं, काइनेटिक एनर्जी के यूनिट भी जूल होते हैं। सही बेटा, तो देखो क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, एफ इंटू एल। नाउ अब सुनना बेटा, ये है हमारे पास एक एम जी। सही है, और अगर मैं इस एम जी को इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करूं तो ये होगा हमारे पास थीटा, और ये होगा हमारे पास साइन का फंक्शन। ठीक है बेटा, फिर बात सुनो, मैंने क्या कहा, मैंने बोला सबसे पहले ब्लॉक के वेट को एम जी डिक्लेयर करो, ये हमने एम जी इसको डिक्लेयर कर दिया। सही बेटा, और फिर हमने इसको इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन किया। ठीक है बेटा, नाउ तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी होगा थीटा, और ऑपोजिट एंड पे जहां से एंगल बनता है वहां कॉस का फंक्शन होता है और दूसरे एंड पे साइन का फंक्शन होता है। यानी जो फोर्स
ऑब्जेक्ट को अलोंग एल मूव करवा रही है वो mg साइन थीटा। तो बेटा देखिए मैंने क्या किया, हाफ v स्क्वायर और 4 की जगह लिख दिया mg साइन थीटा और एल ऐसे ही लिखा। बेटा मैथ से मैथ कैंसिल आउट करो, देन v स्क्वायर क्या हो जाएगा 2g एल साइन थीटा, और स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, रूट लगाएंगे। तो v क्या हो जाएगा अंडर रूट जी अंडर रूट एल साइन थीटा। 2g की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 9.81 क्या हो जाएगा बेटा 4.429 अंडर रूट एल साइन थीटा। सही बेटा। तो क्या हो गया हमारे पास, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ब्लॉक, आंसर है हमारा बी। ठीक है बेटा। तो 4.429 4.43 हो गया एल साइन थीटा अंडर रूट मेरा। तो दैट इज हाउ हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी को वर्क से रिप्लेस करके ये एक्सप्रेशन बिल्डअप की। ठीक है। क्लियर है, कोई सवाल है इसमें तो पूछें, देन हम आगे बढ़ते हैं। Good. Now beta, skateboard at her skateboard has a total mass this. Okay. She pushes on the ground with a foot to create a forward force of 25 Newton. Okay. The boarder and skateboard travel at a distance of 25.5 meters before the before the skateboarder lifts her foot from the ground. Okay. कैलकुलेट द वर्क डन। तो बेटा मैंने आपको पहले भी याद दिलाया है, वर्क डन की डेफिनेशन पे कॉन्सेंट्रेट करा करो। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी जिस डायरेक्शन की फोर्स आपको गिवन है उसी डायरेक्शन के डिस्टेंस से आपको मल्टीप्लाई करना होता है। और डिस्टेंस कितना है बेटा हमारे पास, वर्क क्या हो जाएगा एफ इन टू जी। तो वर्क हो जाएगा हमारे पास 4 से 25 और डी ए 0.5। तो 25 मल्टीप्लाई 0.5 12.5, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड अप होकर 13 हो जाए। ये आंसर। सही बेटा। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो मैथ की कोई जरूरत नहीं थी, सवाल में मैथ बिला वजह दिया था, ये सब करना। चलो, हाइड्रोइलेक्ट्रिक टर्बाइन hydroelectric power station is situated at distance of 30 meters below the level of the surface of large lake. Okay, सही है। The lake, the water passes through the turbine at a rate of 340 meter cube per minute. Okay, the overall efficiency is 90%. Density of water ये बोल रहा है यूजफुल पावर क्या है। अच्छा आप थोड़ा सा लेबलिंग करो, ये हाइट है, ये 340 मीटर क्यूब पर मिनट। तो बेटा 340 डिवाइड बाय जरा 60 करो, आंसर क्या आएगा बेटा 5.66 5.67 राउंड ऑफ है। ये क्या है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। सही है। ओवरऑल एफिशिएंसी गिवन है हमें एंड डेंसिटी गिवन। ठीक है बेटा, बोल रहा है यूजफुल पावर आउटपुट निकालो। पावर इनपुट क्या थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने क्या बोला, पावर इनपुट निकालते हैं। पावर इनपुट होगी mgh अपॉन टाइम, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम। नाउ मास हमारे पास होता है, डेंसिटी होती है मास ओवर वॉल्यूम, तो मास होता है डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम। जरा बताओ इतनी चीज क्या बन गई, वही जो ऊपर हमने कैलकुलेट किया है 5.67। सही बेटा, इतनी चीज तो वो बन गई। तो मैंने क्या किया, मैथ की जगह डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम पुट किया। सही है।
ये मैं आपकी जिंदगी थोड़ी सी और बेहतर कर देता हूँ। ओके बेटा, मास की जगह डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम करता हूँ। ओके, तो अब मैंने आपसे बोला कि वेलोसिटी अपॉन टाइम, सॉरी वॉल्यूम अपॉन टाइम, तो हमने निकाल लिया 5.67। वैल्यूज पुट करो। डेंसिटी 1000, वॉल्यूम अपॉन टाइम है 5.67, ग्रेविटी है 9.81 और हाइट है 3। तो बेटा इनपुट एनर्जी हमारे पास आ रही है 1.66 एक्सपोनेंट सेकेंड। पावर इनपुट आ रही है 1.66 इंटू 10 की पावर 6। नाउ बेटा एफिशिएंसी हमारे पास पावर आउटपुट ओवर पावर इनपुट, तो एफिशिएंसी हमारे पास 90% 0.9 हो जाएगी और पावर इनपुट ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। पावर आउटपुट क्या आएगी बेटा 1.5 इंटू 10 की पावर 6। तो 1.5 10 की पावर 6 होती है मेगा, तो 1.5 मेगावाट आउटपुट पावर है। नहीं बेटा 1.6 इनपुट पावर है, तो आउटपुट पावर इनपुट पावर से ज्यादा कैसे हो सकती है? था 1.7 नहीं हो सकती। मे बी आप 1.66 को राउंड ऑफ करके 1.7 बोल रहे हैं। सही बेटा, तो पहले हम लोगों ने इनपुट पावर निकाली, देन एफिशिएंसी का फॉर्मूला पुट किया। यहाँ पे हमने स्मार्टली प्ले किया कि वॉल्यूम पर मिनट था, या आप इसको सेपरेटली भी पुट कर सकते थे। वॉल्यूम की जगह 340 पुट कर देते, मिनट की जगह 60 मिनट पुट 60 सेकंड पुट कर देते। सेपरेटली भी आप इसे कर सकते थे। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। The projectile is launched at 45 degrees to the horizontal with initial kinetic energy. Assuming that the air resistance is negligible, Pula, what is the kinetic energy of the projectile when it reaches the highest point? बेटा highest point में सिर्फ कौन सी स्पीड होगी? x एक्सेस की स्पीड होगी, और x एक्सेस की स्पीड के मुताबिक हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट पर x एक्सेस की काइनेटिक एनर्जी होगी। तो अगर आपका प्रोजेक्टाइल जा रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो बेटा अगर मैं इसको कंपोनेंट्स में तोड़ूं तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास क्या होगी बेटा v cos 45, और वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस क्या होगी v sin 45। अब हम जानते हैं प्रोजेक्टाइल में अलोंग y एक्सिस वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। सही बेटा, तो क्या होगा बेटा v cos 45 ही रहेगी थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हाफ mv², और v हमारे पास क्या है बेटा v है cos 45, v cos 45 प्लस 4 है। सही बेटा, तो हाफ हम ऐसे ही रहा, v cos 45 होता है 0.707 प्लस 4। सही बेटा, एंड 0.707 का स्क्वायर होगा 0.499 यानी 0.5, हाफ एम स्क्वायर, और जो नंबर है उसकी वैल्यू आई है 0.5। सही है, तो बेटा हाफ mv² तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गया, क्योंकि उसने बोला है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ये थी एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ये हो गई, और ये 0.5 का फैक्टर हमने ऐसे लिया। मतलब इस चीज को हमने इसके अंदर कंप्रेस कर दिया, तो 0.5 टाइम्स ई आ रहा है आपके पास हाईएस्ट पॉइंट है ए। सही है बेटा,
चलो आगे बढ़ते हैं। A wire is extended by the tensile force so that its deformation is elastic. बेटा इलास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? इलास्टिक डिफॉर्मेशन का होता है मतलब जब आप वायर के ऊपर से लोड हटाएंगे तो वायर अपनी ओरिजिनल लेंथ पे वापस आएगा। इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऐसे कहता है। तो द एक्सटेंशन ऑफ द वायर इज प्रोपोर्शनल टू द टेंसाइल फोर्स। ये तो विद इन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हर जगह पर होगा। एक्सटेंशन ऑफ द वायर इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द टेंसाइल फोर्स, ये तो ऑप्शन ही गलत है। When the tensile force is removed, wire does not return to the original length. No. When the tensile force is removed, wire returns to the original length. Yes. तो बेटा हमेशा याद रखना इलास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि जब आप वायर के ऊपर से लोड हटाएंगे तो वायर अपनी ओरिजिनल लेंथ में वापस आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। A bolt is subjected to a tensile force. तो बेटा यहाँ पे भी टेंसाइल फोर्स है, यहाँ पे भी टेंसाइल फोर्स है। दोनों के मैग्नीट्यूड हमें सेम लग रहे हैं क्योंकि दोनों को टेंसाइल फोर्स से ही रिप्रेजेंट किया है। बेटा ए कैसे हो सकता है? देखो डिफॉर्म मैंने आपको अभी बताया चार्ट में ही, इलास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? जब आप लोड स्प्रिंग से या वायर से हटाएं तो वो अपनी ओरिजिनल लेंथ पे वापस आ जाए। पहला ऑप्शन तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की बात कर रहा है। ये जब तक लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है लोड और एक्सटेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इलास्टिक डिफॉर्मेशन तो बियॉन्ड लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी होती है, बिफोर इलास्टिक लिमिट। सही है दुआ। नाउ तो दोनों तरफ टेंसाइल फोर्स लेबल किया हुआ है, दैट मींस देयर मैग्नीट्यूड इज सेम। सही है। बोल्ट हैज अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एट एंड एक्स द डायमीटर इज 2d एंड एट वाई द डायमीटर इज d। बोला रेशियो निकालो। अच्छा भाई, तो स्ट्रेस क्या होता है हमारे पास? फोर्स अपॉन एरिया, और एरिया हम जानते हैं इन टर्म्स ऑफ डायमीटर पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 होता है। तो फॉर्मूला क्या हो गया? 4f अपॉन पाई डी स्क्वायर। ये मैंने कहाँ की वैल्यू निकाल ली है बेटा? वाई के लिए वर्किंग कर ली है क्योंकि वायर का डायमीटर डी है। सही है। और फोर्स टेंसाइल फोर्स को मैं एफ कह रहा हूँ। सही बेटा, टेंसाइल फोर्स को हम कह रहे हैं F। ठीक है। नाउ एक्स की बात करो। स्ट्रेस एट एक्स क्या हो जाएगा बेटा? 4f अपॉन पाई, और यहाँ पे डी क्या है बेटा? ट्वाइस ऑफ डायमीटर है, तो 2d स्क्वायर, देन 4f अपॉन पाई 4d स्क्वायर। बेटा 4 से 4 कटेगा। सही है ना। रेशियो के लिए हम क्या करेंगे? स्ट्रेस एट एक्स को डिवाइड करवा देंगे स्ट्रेस स्ट्रेस एट वाई को डिवाइड करवा देंगे स्ट्रेस एट एक्स। 4f अपॉन पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाय एफ अपॉन पाई डी स्क्वायर। मतलब जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये रेसिप्रोकल होगा, तो क्या होगा? पाई से पाई कटा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटा, एफ से एफ से बचा क्या? सिर्फ 4। डी आंसर। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। The graph shows the relationship between force acting on the compression spring and the change in length of the spring. Okay, तो follow हो रहा है। One of the spring is placed in each corner of the horizontal square plate. Okay, बेटा हमारे पास horizontal स्क्वायर प्लेट है, उसके हर एक कॉर्नर पे एक स्प्रिंग प्लेट है। ठीक है, हर कॉर्नर पे स्प्रिंग प्लेट हुआ हुआ है। चल, the axis of the each spring is vertical and these four springs support a total load of 160 न्यूटन। ओके, टोटल लोड ऑफ 160 न्यूटन सपोर्ट कर रहे हैं। यानी एक स्प्रिंग के ऊपर क्या हमारे पास सिनेरियो आ रहा होगा
वो 40 न्यूटन आ रहा होगा। व्हाट इज द टोटल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द फोर? टोटल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास चार स्प्रिंग्स में क्या स्टोर हुई थी होगी? चाहिए भाई। तो पहले टोटल एनर्जी निकालते हैं, फिर उसको डिवाइड बाय 4 कर देंगे, सिंगल स्प्रिंग की एनर्जी आएगी। चलिए बेटा, तो 160 न्यूटन बोला है ना, तो 160 न्यूटन के मुताबिक हमारे पास हम यहाँ करेंगे, ठीक है। 160 न्यूटन पे हमारे हैं 9.6 मिलीमीटर पर। तो इलास्टिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एफ आई। हाफ ऐसी रहा, एफ है 160 और एक्स कितना है बेटा? 9.6 मिलीमीटर है, प्लस पॉइंट -3 लिख दिया। तो हाफ 160 मल्टीप्लाई में 9.6 कितना है बेटा? आंसर आ रहा है आपके पास 0.761। इसे डिवाइड बाय 4 कर दें, 0.913। सही बेटा। तो सिंगल स्प्रिंग ने जो एनर्जी स्टोर की है वो ही सारे स्प्रिंग ने एनर्जी स्टोर की है। मतलब ईच स्प्रिंग इज स्टोरिंग एनर्जी ऑफ 1.92 जूल्स। सही है। तो हमने पहले टोटल एनर्जी निकाली सर और टोटल चार एनर्जी है। स्प्रिंग्स हैं तो डिवाइड बाय 4 कर दिया। जी बेटा, क्या कह रहे हो? सही है, टोटल पूछ रहे। सही, टोटल पूछ रहे थे। टोटल तो 0.768 है, बट इन द 4 स्प्रिंग, तो हर स्प्रिंग की अलग आपको देखनी होगी, क्योंकि चारों स्प्रिंग मिलकर एक्सटेंशन दे रहे हैं आपको। तो आई गेस सिंगल स्प्रिंग के ऊपर बात होगी, मतलब जो भी आपकी टोटल एनर्जी आएगी डिवाइड बाय 4 आपने करना होगा। सर पर हमने जो लोड है 160 न्यूटन वो चारों एक साथ सपोर्ट कर रही है ना। हम्म। या तो आप इसको तो इस हमने तरह देखो, 160 से डिवाइड। ये आप डिवाइड बाय 4 करके मतलब 40 न्यूटन के लोड पे देखो। सही है। या तो एंड में डिवाइड बाय 4 कर दो, या तो शुरू में जो आपका लोड है 160 न्यूटन, उसके बजाय आप 40 न्यूटन के लोड से ग्राफ पे वर्किंग करो। ओके सर। सर आप रिकॉर्डिंग एंड पीडीएफ अपलोड करेंगे ना? मुझे अभी कहीं जाना है। हाँ भाई, हमेशा रिकॉर्डिंग अपलोड होती है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बात हो रही। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसफर्स, दे आर नॉट लॉन्गिट्यूडनल, बिल्कुल सही बात है। एंड दे कैन ट्रैवल इन फ्री स्पेस। तो ये आंसर सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ ऑफ फ्री स्पेस ऑफ इंफ्रारेड? बेटा इंफ्रारेड की रेंज क्या होती है हमारे पास? 10⁻² से 10⁻6 तक। सही है। तो चलो देखते हैं बेटा। ये तो एक्सपोनेंट -9 पे जा रहा है, इसको छोड़ दो। सही है। ये हमारे पास एक्सपोनेंट -6 से, अगर मैं 3.0 इंटू 10⁻⁻8, और ये जा रहा है 3.0 इंटू 10⁻3। देखो मैं वन सिग्निफिकेंट 1 डेसिमल प्लेस पे खेल रहा हूँ। अगर मैं 1 डेसिमल प्लेस पे इसकी वैल्यू बताऊं, ये होगा 1.0 इंटू 10⁻11, और ये होगा 4.0 इंटू 10⁻11। ये 3.0 एक्सपोनेंट -8 हो गया। ये 3.3, ये 4 हो। ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -1। सही है। देन ये हो जाएगा हमारे पास
4.0 into 10 की पावर -7 and 7.0 into 10 की पावर -7 एंड ये हो जाएगा 8.0 into 10 की पावर -7, ये हो जाएगा 1.0 into 10 की पावर माइनस, माइक्रो है ना, माइक्रो माइक्रो। ना, ये तो आंसर हो नहीं सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इसको अगर मैं इस तरह कर लूं तो ये आ सकता है हमारी रेंज। तो डी मेरे ख्याल से रेंज की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, तो मेरे ख्याल से डी आंसर है। तो बेटा ए और सी तो क्लियरली रॉन्ग है, क्योंकि वो रेंज फुलफिल नहीं कर रहे, स्पेक्ट्रम को फुलफिल नहीं कर रहे। तो हमारी कहानी थी बी और डी में। तो बी और डी में आप जो है बड़ी वेवलेंथ की तरफ जा रहे हैं, मतलब माइक्रोवेव रेडियो वेव की तरफ जा रहे हो, तो बचता है सिर्फ डी, डी हमारा करेक्ट आंसर। चलो, ओके। नाउ बेटा कह रहे हैं द डायग्राम शोज कार ट्रैवलिंग एट कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन इन बिटवीन द पर्सन पी एंड क्यू फ्रॉम एक्स टू वाई। तो बेटा पर्सन पी से कार दूर जा रही है, तो पर्सन पी को सुनाई देगी फ्रीक्वेंसी कम, और पर्सन क्यू के पास कार आ रही है, तो पर्सन क्यू को फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी ज्यादा। डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड की बात हो रही है बात। कार हॉर्न द साउंड continuously as it travels. The horn emits constant frequency. Which statement about the person P and Q hearing the sound during the motion of the car is correct? Person P hears the sound of increasing frequency. No बेटा, कार उससे दूर जा रही है, मैंने क्या बताया था? Source moves away, फ्रीक्वेंसी कम होती है। सोर्स मूव नियर, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। सही बेटा। पर्सन क्यू हेयर साउंड ऑफ डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी? नो। पर्सन क्यू ऑलवेज हेयर द साउंड ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी? यस। बोला है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? हमने क्या बोला बेटा? सिर्फ सी करेक्ट है। सही है, थ्री ओनली ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? आगे बढ़े। कह रहे हैं प्रोग्रेसिव वेव की फ्रीक्वेंसी ये है, वेव स्पीड ये है। ओके, पहले वेवलेंथ निकालिए। लैम्डा इक्वल टू वी अपॉन 600 डिवाइड बाय 300, आंसर क्या आ गया? 2 मीटर। ओके, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स दैट आर अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर अपार्ट? चलो देखो बेटा, एक पूरी वेव कंप्लीट होने के लिए कितना चाहिए बेटा हमारे पास? इस पूरी वेव को कंप्लीट होने के लिए वी नीड 2 मीटर। ठीक है बेटा। नाउ 1.5 मीटर किधर है? उधर। सॉरी, 0.5 मीटर किधर आएगा? उधर। कितनी वेव कंप्लीट हो रही है 0.5 मीटर में? क्वार्टर। क्वार्टर। एक पूरी वेव में 360 डिग्री होते हैं, और क्वार्टर वेव में क्या होगा बेटा? 90 डिग्री। तो आंसर क्या है हमारे पास? B। सही बेटा। तो पहले मैंने वेवलेंथ निकाली, 2 मीटर की वेवलेंथ आ रही है। तो 2 मीटर की वेवलेंथ से मैंने देखा अगर वेवलेंथ 2 मीटर की है तो 0.5 मीटर जो होगा हमारे पास क्वार्टर वेवलेंथ होगा। तो क्वार्टर वेवलेंथ मतलब क्वार्टर फेज डिफरेंस, 90 डिग्री। चलो आगे बढ़ते हैं। Okay, polarized light of intensity I is incident normally on a polarizing filter. Transmitted intensity is also I. सही। शुरुआत में क्या बोल रहे हैं? एंगल पोलराइजर और एनालाइजर के दरमियान 0 डिग्री। सही बेटा। बट बाद में फिल्टर को रोटेट किया गया टू एन एंगल थीटा। तो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी इज दिस। व्हाट इज द एंगल थीटा? मैलेस लॉ लगाओ। आई इक्वल टू आई नॉट और स्क्वायर थीटा। तो आई कितना है बेटा? ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी ये है, और
इंसिडेंट इंटेंसिटी है आई कॉस स्क्वायर थीटा, बेटा आई से आई कटेगा। नाउ 0.75 कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटाने के लिए रूट लगाओ, तो कॉस थीटा हो जाएगा अंडर रूट 0.75 आ रहा है बेटा 0.866, तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.866 30 डिग्री। ठीक, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास light waves are emitted from two sources. What is necessary for the observable interference fringe to be produced? भाई डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूं। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की सबसे मेन कंडीशन क्या है? कोहेरेंस। तो कोहेरेंस हमारे पास क्या है? टू वेव मस्ट बी कोहेरेंट। और ये हम कैसे अचीव करते हैं बेटा? एक ही सोर्स को दो सोर्सेज में ब्रेक डाउन करके, दो सेकेंडरी सोर्सेज में ब्रेक डाउन करके। कोहेरेंस का डेफिनेशन क्या है? टू सोर्सेज हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस थ्रू आउट, वो कोहेरेंट वेव्स कहलाते हैं। नाउ बेटा, द डायग्राम शोज वाटर वेव्स इन अ शैलो वाटर टैंक। द वेव इज डिफ्लेक्टेड थ्रू अ गैप in a barrier and spread. The length of the spread wave is much smaller than the width gap. Okay. बोल रहा है the wavelength of the wave and the width gap are both changed by a small amount. Which combination of changes must increase the amount of spreading of wave? बेटा वेव ज्यादा स्प्रेड होती है जब सर्कुलर वेव फ्रंट फॉर्म होते हैं। और अगर आपको याद हो सर्कुलर वेव फ्रंट की मैंने आपको कंडीशन क्या बताई थी? अगर वेवलेंथ बड़ा है या बराबर है स्लिट गैप के, तो हमारे पास सर्कुलर वेव फ्रंट प्रोड्यूस होगी। तो हमें वेवलेंथ बड़ा करना पड़ेगा, या वेवलेंथ बड़ा करना पड़ेगा, या फिर हम लोगों को डी स्लिट गैप कम करना पड़ेगा। दोनों कॉम्बिनेशन हमें सी की तरफ आंसर लेके जा रहे हैं। वेवलेंथ बड़ा हो, वेवलेंथ इज ग्रेटर देन डी ना, तो वेवलेंथ बड़ा कर दो या डी छोटा कर दो। सही है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ चेंजेस हैं जो हमें मोर डिफ्रैक्शन की तरफ लेकर जाए। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अच्छा जी, लाइट ऑफ वेवलेंथ 567 नैनोमीटर इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ओके, द ग्रेटिंग हैज 400 लाइंस पर मिलीमीटर। बेटा पहले इसको कन्वर्ट करना है हमने। 400 लाइंस पर मिलीमीटर इज नॉट डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ग्रेटिंग क्या होगी? 1 डिवाइड बाय 400। ठीक है, क्या आंसर आएगा बेटा? 2.5 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर। कि बेटा पर मिलीमीटर, यानी मिलीमीटर डिनोमिनेटर में था, वैसे प्रोकल किया तो मिलीमीटर में आया। अब बेटा ये मिलीमीटर से मीटर में जाओ तो क्या हो जाएगा? 2.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ये डी है हमारे पास। सही बेटा। तो जब भी आपको लाइंस पर मिलीमीटर या लाइंस पर सेंटीमीटर दिया हुआ हो, तो सबसे पहले उसे रेसिप्रोकल करना, देन उसे ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना। चलो, the number of diffraction maxima are observed on the far side. What is the angle between the second order and third order maxima? सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा के दरमियान क्या एंगल है? ओके, पहले हमें जनरल फॉर्मूला बनाना हो। कैसे बेटा? लैम्डा इक्वल टू डी साइन थीटा अपॉन एन होता है। ये तो एन क्या हो जाए, साइन थीटा क्या हो जाएगा? एन लैम्डा अपॉन डी। एंड थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स क्या हो जाएगा? एन लैम्डा अपॉन डी। तो ये जनरल फॉर्मूला आ गया। अब ये पहले सेकंड ऑर्डर के लिए निकालते हैं, देन फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालते हैं, देन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स टू सेकंड ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय
567 इंटू 10⁻⁹ अपॉन डी कितना है बेटा 2.5 इंटू 10⁻⁶। उसका आंसर क्या आ रहा है देखते हैं। टाइम इनवर्स 5.6 567 x⁻⁹ over 2.5 बेटा ये आंसर आ रहा है 26.97। देन थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स। अब थर्ड ऑर्डर के लिए काम कर रहे हैं बेटा। फोर्टी टू पॉइंट एट सेवन। और अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। ऑर्डर नंबर 2 एंड ऑर्डर नंबर 3 के दरमियान एंगल मांगा है उसने। तो बेटा 42.87 माइनस 26.97 आंसर आ रहा है 15.9। सही बेटा। तो अगर मैं इसकी टाइमलाइन आपको वापस बताऊं क्या डिस्कस हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले हम लोगों ने 1/400 किया और उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट किया, डी निकाला। वंस वी हैव फाउंड आउट डी, तो उसके बाद बेटा हमने क्या किया, जनरल फॉर्मूला बनाया थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एन लैम्डा अपॉन डी। नाउ इस फॉर्मूला से पहले एन की जगह 2 रखा, वैल्यू निकाली थीटा की, देन एन की जगह 3 रखा, वैल्यू निकाली थीटा की, और थीटा सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के दरमियान जो एंगल आएगा दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट किया, हमारा आंसर आया। सही बेटा। ये हमारा 29 होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है सब। काइंडली थम्स अप अगर क्लियर है, और अगर कोई सवाल है तो भी मैं कर। सही है, 1/400 वाला रिपीट कर दे। 1/400 दुआ होता ही है कि हमारे पास डी जो है ना वो नॉर्मली ऐसा यूनिट्स में होता है, मीटर में। सही है, लेकिन इसमें 400 लाइंस पर मिलीमीटर का है, ठीक है। तो देखो जो लेंथ वाला फैक्टर है वो डिनोमिनेटर में गया हुआ है, तो मैंने इसे रेसिप्रोकल किया ताकि लेंथ वाला फैक्टर न्यूमरेटर में आए। बट अभी भी ये मिलीमीटर में था, तो मिलीमीटर से मीटर में जाने के लिए अगेन है एक्स में -3 लगाया। इस तरह हमने इसको अचीव किया। सही बेटा। चल, two cylindrical conductors X and Y are made from the same material. The conductors have equal length, but Y has a smaller diameter than X. Conductors are connected in series. बेटा सीरीज में क्या सेम रहता है, करंट सेम रहता है। और which row compares the number of charges per unit time passing through X and Y. भाई जैसा हमने बोला सीरीज में करंट सेम रहता है, तो नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम यानी करंट सेम रहेगा। इसका मतलब हमारा नंबर ऑफ चार्ज कैरियर तो सेम आएगा। सही है। एंड एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड के लिए हम आई को सिर्फ एन ए वी ई फॉर्मूला याद करते हैं, तो आई अपॉन एन ए ई हो जाए। सही बेटा। अब अगर मैं वाई की बात करूं, तो बेटा वाई के बारे में क्या बात हो रही है, तो वाई का स्मॉल डायमीटर है एक्स के मुकाबले में, यानी वाई का अगर डायमीटर कम है तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम है वाई का, तो वाई की ड्रिफ्ट स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ग्रेटर देन एक्स, ग्रेटर देन एक्स, तो इसके मुताबिक हमारे पास आंसर क्या आ रहा है बेटा, बी। सही बेटा। तो पहले हमने आइडेंटिफाई किया सीरीज में तो करंट सेम होगा, चार्ज कैरियर्स पर यूनिट टाइम सेम होंगे दोनों। फिर हमने बोला वाई का डायमीटर कम है तो वाई का क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा, हेंस वाई की ड्रिफ्ट स्पीड हमारे पास ज्यादा होगी। सही है। ओके, कॉपर वायर है 6.4 मीटर लॉन्ग, डिस्टेंस है ये, कॉपर वायर की एक्टिविटी ये, डायमीटर निकालने का बोल रहे हैं। तो बेटा रो होता है हमारे पास आर ए अपॉन एल, तो ये क्या हो जाएगा, रो एल ओवर आर। ये क्या होगा, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 रो एल ओवर आर, रो एल ओवर आर। तो बेटा डी स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 रो एल अपॉन पाई आर। स्क्वायर हटाने के लिए इन दोनों तरफ रूट लगा, यानी डी हो जाएगा अंडर रूट 4
रो कितना है हमारे पास 1.8 इंटू 10⁻⁻8। एल कितना है हमारे पास 6.4। पाए 3.142। और आर कितना है हमारे पास बेटा 0.9। बेटा आंसर आ रहा है 3.99 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, यानी 4। ठीक है, क्लियर। इस तरह हम लोगों ने डायमीटर निकाला। चैट बॉक्स एंड माइक्रोफोन दोनों ओपन है, आप दोनों पे अपना फीडबैक दे सकते हैं। ऑलवेज थम्स अप ताकि हम आगे बढ़े। क्लियर है बेटा? कूल, चलो आगे बढ़ो। Thermistor is connected to a cell with negligible internal resistor. Okay, ये thermistor है। Graph shows the variation of the temperature of power dissipated within the thermistor. Okay, बेटा सार ग्राफ में टेम्परेचर यानी एक्स एक्सिस की वैल्यूज क्या हो रही हैं बेटा? बढ़ रही हैं। तो अगर टेम्परेचर, रेजिस्टेंस और पावर विच इज वी स्क्वायर ओवर आर का रेफरेंस देखा जाए तो टेम्परेचर बढ़ता है थर्मिस्टर का तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है? कम होती है। और रेजिस्टेंस कम होगी तो पावर क्या होगी बेटा? बढ़ेगी। तो रेजिस्टेंस कम हो रही है, यानी हमें ये दो फैक्टर देखने। जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो पावर भी बढ़ रही है। एक ही ऑप्शन बच रहा है हमारे पास, कौन सा ऑप्शन है जल्दी बताओ? A. ये देखो बेटा, थर्मिस्टर का टेम्परेचर बढ़ा, उसकी रेजिस्टेंस कम हुई, रेजिस्टेंस कम हुई तो पावर आई स्क्वायर सॉरी वी स्क्वायर ओवर आर हमारे पास क्या होगी बेटा? बढ़ेगी। A metal electrical conductor has a resistance this and potential difference there. How many electrons pass a point in 1 minute? Okay, बेटा ये देखिए कैसे करेंगे हम लोग। I इक्वल टू वी ओवर आर, 9/5600 ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। आंसर आ रहा है बेटा 1.6 इंटू 10⁻³ हो गया एम्पियर। नाउ अब निकालो यहाँ से चार्ज Q इक्वल टू आई टी। आई 1.6 x-3 है और टाइम कितना है बेटा? 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। तो आ रहा है बेटा 0.096। बोलो सही बेटा। नाउ अब जरा सुनो, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ये, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे चार्ज बन रहा है ये? हमने क्या किया बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई की। तो एक्स क्या हो गया? 0.096 डिवाइड बाय 1.6 एक्स माइनस 19। बेटा आंसर आ रहा है 6 इंटू 10⁻17, यानी ये आंसर इज सी। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। Which circuit symbol does not represent electrical component that is designed to emit sound? एक ही दिख रहा है साफ, ये तो भाई हीटर है, इसका साउंड से कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो बी। बी इज नॉट डिजाइन टू एमिट साउंड। बाकी लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन या फिर क्या कहते हैं सिंपल बजर्स हैं। ठीक है, यस दैट इज फॉर बी। चलो आगे बढ़े। The diagram shows the junction in a circuit where 3 wire PQR meet. The current in P and Q are 1 and 3 ampere. Okay.
इसका मतलब अगर यहाँ करंट ज्यादा है तो इन दोनों का करंट मिलकर इधर गया, तो अगर मैं केसीएल लगाऊं, केसीएल के मुताबिक क्या होगा, 1 + x 3 + 3। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, तो ऐसे r का नाम दे दो, r की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 3 - 1 यानी 2 यानी इस पाथ का करंट 2 एम्पियर हमने निकाल दिया। सही बेटा। अब बोला है हाउ मच चार्ज पास इन 5 सेकंड, तो Q = IT, 2 × 5 क्या आएगा बेटा, 10 कूलम। दी आंसर। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। EMF of the cell is E and internal resistance P resistance are connected in series. Okay, the potential difference between V is PQ is V. मतलब इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। Which statement is correct when S is changed from open to close? जब ये स्विच क्लोज किया जाएगा तो क्या स्टेटमेंट करेंगे? V increases because PD across R, no बेटा, PD across R V ही तो है, मतलब पॉइंट पी और क्यू आर के ऊपर भी अपेयर कर रहे हैं जब ये स्विच क्लोज है। सही है। नाउ बी डिक्रीजेस बिकॉज, नहीं एक मिनट रुको, सॉरी बेटा, E = V + IR होता है ना, तो V क्या हो जाएगा, E - IR। ओके, तो क्या बोल रहे हैं, जैसे ही स्विच क्लोज होता है तो वैल्यू ऑफ V हमारे पास डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी वैल्यू ऑफ V, बताता हूँ बेटा। जब ये स्विच ओपन है तो करंट तो फ्लो ही नहीं हो रहा ना, यानी P और Q के दरमियान हमारे पास टोटल EMF अपेयर हो रही। बट जैसे ही आप स्विच क्लोज करोगे करंट फ्लो होगा, इंटरनल रेजिस्टर में फ्लो होगा, इंटरनल रेजिस्टर में सम अमाउंट ऑफ वोल्टेज विल बी लॉस्ट। तो बेटा जब हमारे पास ये वाला फैक्टर ज्यादा होगा तो V की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, क्योंकि E तो कांस्टेंट है। तो जब IR बढ़ेगा तो E - IR कम होगा, यानी V कम होगा, यानी V डिक्रीजेस बिकॉज देयर इज PD अक्रॉस R। V आंसर होना चाहिए। बाकी ऑप्शन भी पढ़ते हैं। P रिमेन सेम, नो। V रिमेन सेम, नो। सही है बेटा, तो B आंसर है। जब करंट फ्लो होना शुरू होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस पे वोल्टेज आया होगा, तो हमारा बचा कुचा वोल्टेज जो पी क्यू पे अपेयर हो रहा है वो कम होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। चलो 37, व्हाट इज द जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ बैरियन? बेटा बैरियन क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ 3 क्वार्क। और कोई कंडीशन नहीं है कि क्वार्क एक एंटी इलेक्ट्रॉन एंटी क्वार्क हो, एक क्वार्क हो, कोई ऐसी कंडीशन नहीं। सही है बेटा। तो it does not, it consists of 3 quarks that must be of same flavor, no, it consists of 3 quarks that do not need to be the same flavor, B, it consists of 2 quarks, no, वो तो मीजॉन होते हैं, और मीजॉन में कंडीशन क्या है, एक क्वार्क होता है एक एंटी क्वार्क होता है। सही है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, लास्ट 3 क्वेश्चंस। एंड a stationary nucleus has a nucleon number A. Nucleus decays by emitting a proton. Okay, nucleus ने एक प्रोटॉन एमिट कर दिया। इक्वेशन बनाते हैं बेटा, एक स्टेशनरी न्यूक्लियस एक्स जिसका प्रोटॉन नंबर ये था, न्यूक्लियन नंबर ये था, इसने अपने अंदर से एमिट कर दिया क्या, प्रोटॉन। तो जो नया न्यूक्लियस बनाया उसका न्यूक्लियन नंबर 1 हो गया कम, और प्रोटॉन नंबर भी 1 हो गया कम। ठीक है, साथ साथ कौन निकला है बेटा, प्रोटॉन। उसका न्यूक्लियन नंबर 1 होता है, प्रोटॉन नंबर भी क्या होता है, 1। सही है बेटा। नाउ emitting a proton with the speed v, प्रोटॉन की स्पीड है v, to form the nucleus with the speed u। okay, and बोल रहा है the nucleus and the proton move away from one another in opposite direction। okay, which equation gives v in terms of A and u? बेटा यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ। सही है।
मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या था, 0, क्योंकि हमारे पास स्टेशनरी न्यूक्लियस था। सही बेटा। एंड आफ्टर कोलिजन क्या होगा बेटा मोमेंटम, एक है मैथ है a-1 एंड y, न्यूक्लियस y की स्पीड है u, प्लस इसका मैथ है 1 और स्पीड स्पीड क्या है v। माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि बेटा ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना, तो एक को प्लस ले रहे हो तो दूसरे को माइनस लेना हो। तो 1v बराबर हो जाएगा a-1 टाइम v। तो v क्या हो गया बेटा, a-1 टाइम v, यानी बी आंसर। ठीक है, तो 38 बी। What is the change to the quark composition when beta positron decay takes place? बेटा बीटा पॉजिट्रॉन डीके में क्या होता है, प्रोटॉन अपने आप को न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन में ब्रेक करता है। सही है। तो बेटा और प्रोटॉन होता है अप अप डाउन, और न्यूट्रॉन क्या होता है अप डाउन डाउन। तो क्या दिखाई दे रहा है हमें, एक अप क्वार्क डाउन क्वार्क में कन्वर्ट हो। सही है, एक अप क्वार्क हमारे पास डाउन क्वार्क में कन्वर्ट हो। तो चेंज इन क्वार्क कॉम्पोजिशन पूछा था हमसे, बता। एंड फाइनली व्हाट इज द चार्ज इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट्री चार्ज ऑन चार्म क्वार्क। तो चार्म क्वार्क हमारे पास बेटा +2/3 ई का चार्ज रखता है, तो सिंपल था। तो ये हमारा आंसर हो गया। दैट इज हाउ ऑलमोस्ट 1 आवर 30 मिनट्स में हम लोगों ने इस पेपर को सॉल्यूशन के साथ खत्म की। ठीक है बेटा, कोई सवाल है आप लोगों का तो पूछ सकते हैं, देन वी कैन कंक्लूड दैट। ये मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा एंड आपकी गूगल ड्राइव पे भी जाएगा। सही बेटा, वेलकम टू नैरा। इंशाल्लाह कोशिश करते हैं रेगुलर बेसिस पे क्लासेस करें, सो दैट मैक्सिमम क्लासेस आपकी जो है हो सके, मैक्सिमम पेपर 1 की प्रैक्टिस आप लोग करते जाए। साथ साथ मेरी ओ लेवल्स की भी वर्कशॉप लगी हुई है, तो आई लेट यू नो जब ओ लेवल्स की वर्कशॉप होगी तो थोड़ा अर्ली क्लास कर लेंगे। ठीक है, आपकी क्लास रियली गिव बाय नंबर। थैंक यू नैरा। चलेगा, यहाँ रोकते हैं क्लास को, ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।